शुरुआत करने के लिए हमने मान लिया कि कोई m द्रव्यमान की गेंद है जो किसी हाइट h से गिराई जाती है, यानी किसी ऊंचाई h पर किसी बिल्डिंग से या किसी चट्टान से कोई m द्रव्यमान की गेंद है वो ऊपर से नीचे गिराई जाती है। यानी जब वो ऊपर हाइट h पर थी, किसी बिल्डिंग की हाइट h पर थी, तो वहां शुरुआत में उसका वेग कितना था? 0, क्योंकि वो स्थिर है अपनी जगह। जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया तो उसका वेग नीचे की वो वस्तु नीचे गिरना शुरू करती है और वेग का मान बढ़ता जाएगा धीरे धीरे 0 से। मान लिया कि किसी टाइम t पर वो एक ऊंचाई स्मॉल h पर है, ग्राउंड से स्मॉल h ऊंचाई पर है। शुरुआत में थी वो कैपिटल H ऊंचाई पर। उसके बाद किसी टाइम पर जब हमने देखा तो वो ग्राउंड से स्मॉल h ऊंचाई पर हो गई और फाइनली अंत में वो ग्राउंड पर गिर जाती है, यानी कि ग्राउंड पर उस स्थिति का मान, उस ऊंचाई का मान हो जाएगा 0। तो 3 कंडीशन हमें मिलेंगी। सबसे पहले जब वो गेंद सबसे ऊपर स्थिर थी, गिरना शुरू नहीं हुई थी, तो उसका वेग था 0 और ऊंचाई थी कैपिटल H। कुछ टाइम बाद जब हमने देखा तो अब वो नीचे गिरते हुए पृथ्वी से स्मॉल h ऊंचाई पर आ गई है और उसका वेग हो गया है v स्मॉल h। और लास्ट में जब हमने देखा एंड में, तो वो पृथ्वी पर गिर चुकी है, ग्राउंड पर गिर चुकी है और उसका जो वेग है वो है v f। ये 3 कंडीशन हम स्टडी करते हैं। तो तीनों कंडीशंस थी हमारी। अलग अलग टाइम पर जो ऊंचाई देखी थी वो 0 होगी जब वो ग्राउंड पर है, किसी टाइम पर जब वो स्मॉल h हाइट पे थी और इनिशियली सबसे पहले वो कैपिटल H हाइट पे थी। इन तीनों कंडीशंस के या इन तीनों पोजीशंस के संगत जो यांत्रिक ऊर्जाएं हैं वो मैंने मान लिया, जब वो ग्राउंड पे है तो उसकी ऊर्जा E0 है, जब वो स्मॉल h हाइट पे है तो E स्मॉल h उसकी ऊर्जा है, और जब वो कैपिटल H हाइट पे है तो E कैपिटल H उसकी ऊर्जा है। अब हमें एनर्जी क्या क्या मिलेगी? उसकी टोटल ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा थी, वो क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू उसकी हाइट। अब जब वो कैपिटल H हाइट पर है, यानी कि ऊपर, जब सबसे ऊपर बिल्डिंग की छत के पर वो थी, उस समय हमने देखा उसका वेग v था वो 0 था। वेग v 0 होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी mg इंटू ऊंचाई है उसकी कैपिटल H। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा E कैपिटल H हमें क्या मिली? उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी 0 प्लस mg इंटू कैपिटल H, यानी टोटल एनर्जी मिली mg कैपिटल H। किसी टाइम जब h हाइट पर वो आ जाती है, स्मॉल h हाइट पर, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg इंटू ऊंचाई स्मॉल h प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m vh स्क्वायर। h हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हमें हाफ m vh स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी mg इंटू h। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गई? इन दोनों का योग। ये मिल गई हमें समीकरण नंबर 2। अब जब वो ग्राउंड पर गिर जाती है तब उसकी ग्राउंड से ऊंचाई कितनी हो गई? 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी mg इंटू 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मान 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, v का मान यहाँ पर है vf, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मिली हाफ m vf स्क्वायर। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गई? इन दोनों का योग, यानी कि हाफ m vf स्क्वायर प्लस 0,
मीन्स हाफ एम वी एफ स्क्वायर। ये तीन समीकरण हमें उसकी अलग अलग पोजीशन के संगत अलग अलग यांत्रिक ऊर्जाओं के मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि जो कार्य करने वाला बल है वो संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिर रही है वस्तु, तो ये एक संरक्षी बल है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि अगर काम करने वाला बल संरक्षी बल है तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसका मतलब जितनी ऊर्जा कैपिटल एच हाइट पर थी उतनी ही ऊर्जा उसकी किसी भी स्थिति पर वो कण होगा तब होगी। यानी कैपिटल एच हाइट पर जो ऊर्जा थी वही ऊर्जा आपकी ग्राउंड पर जब वो वस्तु होगी तब होगी। यानी ई एच का मान ई जीरो के बराबर होगा। अब ई एच की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दीजिए और ई जीरो की वैल्यू इक्वेशन 3 से रख दीजिए। इसको सॉल्व करने पर आपको वी एफ मिलता है √2GH। यानी जब वो वस्तु पृथ्वी पर गिर रही होती है या ग्राउंड पर गिरती है उस समय उसका अंतिम वेग जो है वो √2GH के बराबर आपको मिलता है। अगर आपका बल संरक्षी है और आप ये मान के चलते हैं कि संरक्षी बल के अधीन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसी केस को जब हम न्यूटन के नियम से सॉल्व करते हैं तो भी मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का वेग हमें √2GH मिलता है। यानी ये तो आपने निकाला √2GH, जो आपने अभी डेरिवेशन करके निकाला, ये आप मान के चले थे कि संरक्षी बल के अधीन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो आपको कुछ आंसर मिला वीएफ का। ये एक केस था। दूसरा केस क्या है, इसी चीज को हम न्यूटन के गति के नियमों से सॉल्व करके देखते हैं तो हमें वीएफ का यही मान मिलता है। यानी एक्चुअली वीएफ का मान √2GH आना चाहिए न्यूटन के नियम से। अगर हम मान के चलते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रह रही है तो भी हमें वीएफ का मान √2GH मिलता है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था, यानी हमने जो चीज मानी कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षी बल के अधीन संरक्षित रहती है, ये कॉन्सेप्ट सही है। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर संरक्षी बल के अधीन कोई काम हो रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा कंजर्व रहती है। अब इसी का एक स्टेप आगे कि हम ये मान चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है तो मतलब कुल ऊर्जा का मान किसी भी समय देखेंगे तो बराबर ही मिलेगा, आपको अचर मिलेगा। जितना कैपिटल एच हाइट पर था उतना ही स्मॉल एच हाइट पे होगा, इसलिए ई एच का मान ई स्मॉल एच के बराबर होगा। ई एच का मान समीकरण 1 से रखिए, ई स्मॉल एच का मान समीकरण 2 से रखिए, पक्षांतरण कीजिए तो आपको मिलेगा वी एच स्क्वायर बराबर 2G इंटू एच माइनस एच। जैसे आपने कहा कि न्यूटन के गति के समीकरण से वीएफ का मान हमें √2GH मिलता है, इसी तरीके से गति के नियमों के अधीन जब हम स्टडी करते हैं तो हमें वी स्क्वायर बराबर 2G इंटू एच माइनस एच मिलेगा इस केस के लिए। तो जैसे हमने पहले कहा कि अगर हम ये मान के चलते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वही न्यूटन के नियम से प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर संरक्षित रह रही है तो हमें कुछ मिला वी एच स्क्वायर का मान, वही हमें गति के दूसरे नियमों से भी मिलता है। इसका मतलब जो हम आधार लेके चल रहे हैं कि अगर संरक्षी बल के अधीन कोई वस्तु गिर रही है तो यांत्रिक ऊर्जा का मान अचर रह रहा है। अब देखिए कैपिटल एच ऊंचाई पर जब था, यानी कि जब वो बिल्डिंग की छत पर है, एच ऊंचाई पर है, तो पिंड की ऊर्जा, पिंड का वेग जो है वो 0 है। इसका मतलब उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब जितनी भी उसकी पूरी एनर्जी है वो केवल स्थितिज ऊर्जा है। जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा, ये स्मॉल एच ऊंचाई पर आता है, तो इसकी कुछ जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, और जब ये ग्राउंड पर गिर जाता है यानी कि भूमि के तल पर आ जाता है तो इस स्थिति में इसकी ऊंचाई का मान 0 हो जाता है और जो एनर्जी होगी वो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी
शुरुआत से जब वो गिरना शुरू हुई थी तो उसके अंदर केवल पोटेंशियल एनर्जी थी। उसके बाद बीच के जो बिंदु हैं उन सभी पर धीरे धीरे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है। स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता जाएगा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। जैसे ही वो पृथ्वी पर गिर जाती है उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाता है और सारी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। कुल मिलाकर जितनी स्टडी हमने अभी तक की, ये जो एग्जाम्पल है ये हमें बताता है कि यांत्रिक ऊर्जा का जो संरक्षण का सिद्धांत है वो बिल्कुल ट्रू है, मतलब सही है। अगर कोई वस्तु किसी संरक्षी बल के अधीन कार्य कर रही है या कार्य करने वाला बल जो है वो संरक्षी बल है, तो इसका मतलब उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है या अचल रहती है, या आप कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट रहती है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कार है जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। अगर वो किसी वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति कर रही है तो उसकी आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है अगर कार का वेग डबल कर दिया जाए तो देखिए दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक मेथड से यहाँ सॉल्व कर रखा है। उसके अलावा आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में जो हमें दिया गया है वो चीजें लिख लीजिए। तो m का मान कितना है 500 किलोग्राम, v का मान कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब देखिए ये जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ये वेग का एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। तो इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 36 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और 1 घंटे में होते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड, तो डिवाइड कर दिया उसको 60 इंटू 60 से। तो v का मान आपको मिला 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आपको क्वेश्चन में पूछा है आपको काइनेटिक एनर्जी कब निकालनी है, जब इसकी वेलोसिटी डबल हो जाए। तो सिंपलेस्ट मेथड तो क्या है, v का मान यहाँ पर हमें 10 दिया हुआ है, इस 10 की बजाय हम क्या कर, इस 10 का डबल करेंगे तो हमें कितना नया वेग जो है वो क्या मिलेगा 10 इंटू 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम गतिज ऊर्जा का मान जानते हैं, ये होता है हमारा हाफ mv²। m का मान रखिए, v का मान 20 रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये तो हुआ आपका सिंपलेस्ट मेथड। पर यहाँ तो हमें क्या दिया हुआ है कि वेग का मान 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे हम वेग का मान अगर हमें डबल करना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें v का मान दिया हुआ नहीं होता, सिर्फ इतना ही लिखता है कि उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है। उस केस में हमें कैसे सॉल्व करना है वो मेथड मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। हमने लिख लिया कि m का मान है 500 किलो और v का मान हमने देख लिया 10 मीटर प्रति सेकेंड है। इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली हाफ mv², और हमें उसकी वैल्यू मिली हाफ इंटू m इंटू v², और वैल्यू हमें मिल गई पुटअप करने पर 25,000 जूल। अब दिया गया क्या है क्वेश्चन में कि v डैश जो है यानी कि जो नई वेलोसिटी है वो हो जाती है हमारी 2 इंटू वी के बराबर। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो k डैश क्या होगी हमारी, यानी कि उस कंडीशन में जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी हाफ m v डैश स्क्वायर, यानी कि हाफ m और v डैश का मान कितना है हमारा 2v। तो v डैश की जगह 2v रख देते हैं, यानी कि सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 4 इंटू हाफ mv²। अब देखिए हाफ mv² क्या थी हमारी, k का मान था, तो आपको नई जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो मिली 4 इंटू के बराबर। ऐसी कंडीशंस में जहां हमें v का मान नहीं दिया हुआ होता है वहां हमसे कहता है कि अगर इसका वेग डबल कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि k डैश का मान क्या है 4 इंटू के बराबर है, यानी गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाता है। अब यहाँ तो हमें v की वैल्यू दी हुई है और हमने k की वैल्यू निकाल रखी है ऑलरेडी, तो k का ये मान पुटअप करेंगे
तो के डैश की वैल्यू हमें मिली 100 किलो जूल। अगर हमें v की वैल्यू दी हुई है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो पहले आपको बताया था सिंपल कि v का मान आपके पास है, डबल करने के लिए v क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, सीधा हाफ mv स्क्वायर में v का वो मान रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। पर इन केस हमें v की वैल्यू नहीं दी हुई होती है तो हमें k डैश मिलता है 4 इंटू k के बराबर। यानी क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक वस्तु है जिसका वेट है 10 न्यूटन और वो विराम अवस्था से 4 मीटर की हाइट से ग्राउंड पर गिराया जाता है। यानी कि 4 मीटर की ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी हुई है, वो रखी हुई है वहां पर रेस्ट में है, उस कोई गति नहीं कर रही है और वहां से हम उसे नीचे गिराते हैं। फिर पूछ रहा है कि जब ये फ्रीली गिर रही है, यानी कि मुक्त रूप से गिर रही है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उसकी ग्राउंड से 1 मीटर की ऊंचाई पर कुल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। वंस अगेन देखिए यहाँ दिया हुआ है वेट 10 न्यूटन, यानी कि ये मान किसका है, m इंटू जी का मान है, m का मान नहीं है, m इंटू जी का मान है। और h का मान हमें क्या दिया हुआ है 4 मीटर्स। अब जब वस्तु इनिशियल पोजीशन में थी, यानी कि शुरुआती अवस्था में थी, तब क्या था, वस्तु हमारी स्थिर है, यानी कि उसमें कोई वेग नहीं है, v का मान है 0। कोई भी वेग नहीं है, इसका मतलब इसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना है 0, यानी कि कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। जो भी इसकी ऊर्जा है वो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। और स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। mg का मान आपको दिया हुआ है 10, h का मान आपको दिया हुआ है 4, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपको मिली 40 जूल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी देखी थी हमने, 0 है इस कंडीशन में, यानी कि जब वस्तु ऊपर है तो उसकी कुल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 0 प्लस 40, इट मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल जाती है 40 जूल की। ये तो मिली हमें यांत्रिक ऊर्जा, कब, जब वो वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई पर अपनी इनिशियल स्टेट में थी। अब हमें क्या पता है कि अब हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में कि ये जो वस्तु है ये फ्री फॉल करती है, यानी कि मुक्त रूप से गति कर रही है। तो देखिए जो फ्री फॉल कंडीशन होती है वो हमने पहले भी देखा था, उस कंडीशन में वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। और अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगता तो हम ये जानते हैं कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी जितनी उसकी प्रारंभिक अवस्था में गति यांत्रिक ऊर्जा थी उतनी ही उसकी किसी भी समय पर गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा रहती है। इसका मतलब जब वो ग्राउंड पर टकराएगा तब भी उसकी यांत्रिक ऊर्जा उतनी होगी जितनी प्रारंभिक अवस्था में थी। और हाइट से लेकर ग्राउंड के बीच में जो अलग अलग समय पर आप देखेंगे तब भी उसकी यांत्रिक ऊर्जा उतनी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो संरक्षित रहती है। इसका मतलब जब हमें पूछा गया है कि ये 1 मीटर की हाइट पे होगा, उस समय भी उसकी यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी 40 जूल, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका मतलब हमने इनिशियल कंडीशन में अगर निकाल ली कि वहां पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 40 जूल है और हमें दिया गया है कि ये फ्री फॉल कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है और बाह्य बल लगने के अभाव में वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अतः आप किसी भी समय देखेंगे उस समय इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान आपको 40 जूल ही मिलेगा। तो जिस समय हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उस टाइम भी इस यांत्रिक ऊर्जा का मान होगा आपका 40 जूल, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है 40 जूल।